अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। वो कमरे में बैठी रो रही थी। दोपहर से शाम हो गई थी, लेकिन वो कमरे से बाहर ना आई। जब असमारा बेगम ने तशवीश के साथ कमरे का दरवाजा खटखटाया, अभी तक वो वैसी ही तैयार तकिए में मुंह दिए रो रही थी। जब दरवाजे की आवाज पर आंसू पोंछते उसने दरवाजा खोला। असमारा बेगम ने उसकी लाल आंखें देखी, जो साफ रोने का पता दे रही थी। उसका दिल इसरा को इस हालत में देखकर हलक में आया था। क्या हुआ मेरी जान, आप रो क्यों रही हैं? क्या आपकी तबीयत खराब है या किसी ने कुछ कहा है? असमारा बेगम ने एक साथ सारे सवाल पूछ डाले थे। जब इसरा उनके गले लगती फुट फुट कर रो दी। फूफो जानी, हमें मोड़े की बहुत याद आ रही है, वो हिचकियों से रोती हुई बोली थी। तो मेरी जान, आप जाए ना उनके घर। अब जहाना भाभी का फोन नहीं उठा रही थी, उनकी मेरे पास कॉल आई थी। मैंने यही कहा कि आप आएंगी आज, वो आपका इंतजार कर रही हैं। ये सुनते इसरा को मजीद रोना आया था। लेकिन हम कैसे जाएंगे, जर तो चले गए। जब असमारा बेगम ने उसे खुद से अलग करते उसके आंसू साफ किए थे। तो मेरे बच्चे, हम आपको लेके चलते हैं ना अपने साथ, और जरगाम के कान तो हम खींचेंगे, आप फिक्र ना करें। जानने का सुनते इसरा के मासूम चेहरे पर दुनिया जहाँ की खुशियां आसमाई थी, लेकिन जरगाम की वो आड़ी हदायत घर से बाहर नजर आई। तुम मुझे या मेरी गैर मौजूदगी में अगर तुम बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। उसके गुस्से का सोचते इसरा का जिस्म खौफ से कप कपा उठा था। नहीं फूफो जानी, हम नहीं जाएंगे। वो यकदम उदास होते हुए खामोश हो गई, जो उस्मारा बेगम ने बाखूबी महसूस किया था। क्या हुआ बच्चे, अभी तो आप कह रही थी कि आपको याद आ रही है। वो जर ने मना किया है कि हम नहीं जा सकते, हमारे पेपर्स हैं, हम उसकी तैयारी करेंगे। बस इसरा ने फिर से रोते हुए अपना जुमला मुकम्मल किया। असमारा बेगम को जरगाम पर बेपनाह गुस्सा आया। कुछ नहीं होता बेटा, एक दिन आप नहीं पढ़ेंगी तो ये आपका स्पेशल दिन है, आपको सबके साथ मनाना चाहिए, हम आपको लेकर चलेंगे। लेकिन फूफो जानी, वो बहुत गुस्सा करेंगे। इसरा सर झुकाती मनमनाती हुई कहने लगी। तो असमारा बेगम को तरस आया उस पर। बेटा, वो जला थोड़ी है जो तुम उससे इतना डर रही हो। कुछ नहीं कहेगा, मैं उसे बात करूंगी, और अगर तुम चाहो तो मैं उसे नहीं बताऊंगी। हम उसके आने से पहले वापस आ जाएंगे। इसरा उनके बाबा सर उठाया तो उन्होंने इसरा का हाथ पकड़ते तसल्ली दी थी। वो मासूम खुश होते जल्दी से अपनी जाने की तैयारी करने लगी थी, बिना ये सोचे जब उस ड्रैगन हान दादा को ये खबर मिलेगी तो वो क्या सलूक करेगा उसके साथ। मोरे, ये इस तरह मेरी कॉल पिक नहीं कर रही, आपकी बात हुई क्या उसे? कबीर ने रसोई के बाहर खड़े होते शाहाना बेगम को मुखातब किया था, जो नरमीन के साथ किचन में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। कबीर ने एक मोहब्बत भरी नजर उस पर डाली थी, जो उसकी आवाज सुनते भी पलटी रही थी। अलबत्ता स्टिल जरूर हो गई थी। नहीं बेटा, मेरा अभी फोन नहीं उठाया उसने, लेकिन असमाना से बात हुई थी मेरी। वो कह रही थी कि आज इसरा आएगी, शायद तैयार हो रही होगी, इसलिए अब तक नहीं आई। कबीर ने इस बार में सारा हिलाया, फिर नजर नरमी पर डाली थी, जो अभी भी उसे नजरअंदाज कर रही थी, जो उसके अकरू खानदादा को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मोरे, आप क्यों इतनी गर्मी में किचन में खड़ी हैं? आपकी दो दो बहू है ना, तो आप आराम करें। वो फिर नजर नरमी पर डालकर अपनी माँ से मुखातब हुआ था। नरमी ने मुस्कुराहट दबाते प्याज को तेल में फ्राई किए लिए डाला था। शाहाना बेगम भी खूब उसकी फिक्र समझ रही थी। अपनी मुस्कुराहट छुपाते उन्होंने कबीर को वक्त दिया था। जी जी बेटा, मैं बस रहमा के पास ही जा रही थी, उनके कान पकड़ने के, आज वही मीठा बनाएगी। वो कहती वहां से रवाना हो गई थी, जब नरमीन उनकी गैर हाजिर पर पलटी और सामने देखा जहाँ कबीर खान दादा ब्लैक सलवार कमीज में आस्तीने चढ़ाए माथे पर बेल्ट सजाए उसको ही देख रहा था। उसकी रोबदार पर्सनैलिटी और सर तासरात नरमीन को हमेशा समा दिया करते थे। आपको कुछ चाहिए? लम्हे गुजरे, लेकिन वो कुछ ना बोला तो नरमीन ने ही खामोशी को तोड़ा। कबीर ने इन्हीं तेवरों के साथ कदम बढ़ाए तो नरमी को घबराहट हुई। वही पहले जैसे तने हुए नक्श, वही गुस्सा जिसकी जात का हिस्सा था, वही आंखों के सुरहे। हम काम कर रहे थे। उसके करीब आकर रुका तो नरमीन ने उसकी आंखों में देखते घबराई हुई आवाज में कहा। डर उसके चेहरे पर और आंखों में वाज़ह देखा जा सकता था, जो हमेशा कबीर के गुस्से और तकलीफ देने के बाद रहता था। ये देखते कबीर को दुख हुआ था कि उसकी फितरे की छाप ही नरमीन पर गलत पड़ी थी, तो आगे वो किस तरह उसका भरोसा बना पाएगा। कबीर ने आगे बढ़ते उसका हाथ थामा और उसकी हथेली को चुमा था, जहाँ जलने के अभी भी हल्के हल्के निशानात थे। नरमीन, कबीर खानदादा चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्या मिल सकती है मुझे? उसका हथेली चूमना और ये प्यार भरा अंदाज देखकर नरमीन ने गहरा सांस लिया था। सब नॉर्मल था। उसने मुस्कुराते हुए नजरें झुकाई। आप रूम में जाएं, हम आते हैं बस। कबीर के माथे पर पसीनाता देखकर नरमीन ने फिक्र से कहा था। क्यों, यहाँ क्यों बात नहीं हो सकती? क्या हो सकती है, लेकिन आपको पसीना आ रहा है ना चूल्हे के सामने, आप रूम में जाएं, हम वहां आ जाते हैं। नरमीन की फिक्र देखकर कबीर का दिल बच्चों की तरह खुश हुआ था। उसने करीब होते माथा चुमा था। जब तुम यहाँ खड़ी हो सकती हो तो मैं 5 मिनट भी नहीं खड़ा हो सकता क्या? कबीर ने मोहब्बत पास नजरों से देखा था। लेकिन हान, आपको पसीना आ रहा है ना? उसकी बेध्यान में बोले कि इरफान ने कबीर का होंठ शेरों बढ़ाया था। तुम हानम, आपको भी तो आ रहा है ना? तो हानम, आपको भी तो आ रहा है ना? वो इसी के लहजे में मोहब्बत में बोला था कि नरमी को हंसी आई थी। उसने मेरे बेटे से कबीर के माथे से पसीना साफ किया तो कबीर उसकी खुशबू में गहरी सुकून बड़ी सांस ली थी। क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही डरती रहोगी? खामोशी के चंद लम्हे गुजरे थे जब कबीर ने बारिश आंसू के साथ पूछा था।
जैसे उसका दिल बर्दाश्त ना कर रहा हो नरमीन का उसे दूर रहना। नरमीन ने पलकों का जन्विश देते हुए नम आंखों को छुपाया था। ऐसी बात नहीं है, वो हम कभी ने बेएहतियात से सीने से लगाया था। मैं सब ठीक कर दूंगा, हमारी जिंदगी हल, हमें तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि फिर किसी भी चीज का गुरेज बाकी ना रहेगा। नरमी की आंख से एक आंसू टूटकर उसके कुर्ते में जज्ब हुआ था। कमरे में आओ, ये लम्हे बहुत कम है तुम्हें महसूस करने के लिए, उसे बड़ी आवाज में हुक्म देते कमरे में रवाना हो गया था। पीछे नरमीन अपनी धड़कनें संभालती गुलाब हो गए थे। अरे भाई, हमें केक खाना है, इसरापी अब कब आएंगी? शायद इंतजार करता मुहाल हो रहा था। ऐसे करते हैं, हम काट कर खा लेते हैं, इसरापी आएंगी तो उनको उनके हिस्सा का दे देंगे, इसी में हैप्पी बर्थडे भी कर लेंगे। फाज ने आइडिया दिया तो रहमान उसका कान मरोड़ा। भूखे इंसान ऐसे काटे हो जैसे जिंदगी में तुमने केक नहीं खाया। आराम से बैठकर इसका इंतजार करो, वरना के मुंह में केक का एक जरा भी जाने नहीं देंगे तुम दोनों के। रहमान दोनों को झिड़का तो वो दोनों फौरन खामोश हुए, क्योंकि केक को ना खाकर वो अपने पेट के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकते थे। सब इसरा के इंतजार कर रहे थे जब वो घर में असमारा बेगम के साथ दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। इसरा ने तेज आवाज में सबको सलाम किया तो सब यकदम खुशी से खड़े हुए उसे मिलने लगे। शाना बेगम के गले लगते हुए बेताशा रोई थी। वो बहुत याद आ रही थी मोड़े मुझे आपकी। इसरा आंसू से रोने लगी थी जब उनकी आंखों में आंसू आए। सबने उनकी मोहब्बत से ये मंजर देखा था जब कबीर और नरमीन सीढ़ी से उतरते नीचे आए थे। इसरा के करीब आते कबीर ने सीने में बिछा, कैसी है मेरी गुड़िया? ठीक हूँ लाला, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मेरी गुड़िया। रहमा से मिलते हुए नरमी के गले लगी थी। बहुत याद आई मुझे आप सबकी, सबसे ज्यादा आपकी अप्पो। उसकी नम आंखें, नम लहजा सुनकर नरमी की आंखें भी बढ़ रही थी। कहाँ वो उनकी मासूम सी गुड़िया घर में खिलखिलाती थी और आज वो उनसे मिलने के लिए तड़प रही थी। उसके आंसू साफ करते नरमी ने मुस्कुराकर उसका गाल चूमा। हमने भी आपको बहुत याद किया, अगर आप ना मिलने आती तो आज हम सब फूफो जाने के घर आ जाते आपसे मिलने। नरमीन ने उसका मन बहाल करने की कोशिश की तो वो खिलखिलाई। सबसे मिलने के बाद असमारा बेगम ने सबको वलीमे के मामलात के बारे में बताया और इसरा, रहमा और नरमी के साथ नरमी के कमरे में रवाना हुई, जहां आज उनके साथ कबीर भी मौजूद था। और फरदान कबीर के ही किसी काम से बैठ गया हुआ था। कबीर के बाजू के हल्के में बैठी वो सबसे बातों में मशगूल थे। गुड़िया, आप खुश तो हैं ना? जरगाम के साथ कबीर ने हल्की आवाज में भी तशवीश का इजहार किया तो इसरा ने उसको देखा। जी लाला, हम बहुत खुश हैं, वो हमें बिल्कुल आप सब की तरह खुश रखते हैं। ये कहते इसरा की आवाज डगमगाई थी और आज सुबह के मंजर उसकी आंखों के सामने घूमे थे। सच कह रही है ना आप? और ये आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए फिर से? कबीर ने मशकूक नजर से उसे पूछा तो उसके सीने से लगी। आप लोगों की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना, चाहे कोई कितना प्यार कर ले, कितना ही खुश रख ले। भीगे लहजे में उसने कहा तो कबीर ने हल्का सा मुस्कुराकर उसको देखा। उसे रखना पड़ेगा आपको खुश गुड़िया, वरना आप हमें बताइएगा। आप जानती हैं ना कि आपके दोनों भाई आपसे कितना प्यार करते हैं। जी लाला, आप परेशान नहीं हो। लाला, केट कब कटेगा? अब तो इसरापी भी आ गई हैं। शाह से बर्दाश्त ना हुआ तो फिर बोल उठा। जब सब मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ बढ़े, नीचे जाते सबने केक काटा था। जब फरदान में दाल हुआ, इसरा को सीने से लगा तो उसने मुबारकबाद दी और सबसे उससे बातों में मशगूल हो गया। कब वक्त गुजरा किसी को पता न चला। जब ईसा ने घड़ी देखी तो रात के 9 बजा रही थी। जिसे देख ईसा के पसीने छूटे थे। 9 बज चुके थे और 10 बजे सरगाम हांडदा घर वापस आ जाता। वो असमारा बेगम के पास गई, जिन्होंने तसली देते सबसे इजाजत चाहिए। कल कल मिलेंगे इंशाल्लाह, वलीमे की भी तमाम तैयारियां देखनी है, असमारा बेगम ने कहा तो इसरा भी नम आंखों से सबसे मिली थी। उसके दिल में इस वक्त सबसे ज्यादा सरगाम का खौफ था। उसे कैसे वक्त पता न चलता। यहाँ आकर वो सब में ऐसे मुश्किल हो गई थी कि वक्त का एहसास ना कर सकी, और अगर सरगम से पहले घर ना पहुंची तो वो कैसे रद्द अमल देगा। ये सोचते उसके हाथ पैर फूल रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर वहां पहुंच जाए, लेकिन वक्त को जो मंजूर। वो लोग सबसे मिलते ड्राइवर के साथ घर को रवाना हुए थे। पूरे रास्ते इस तरह रब को याद करती आई हुई थी कि बस किसी तरह कुछ हो जाए और सरगम का घर ना पहुंचे, और खुद को सो सलवतों से नवाजा था जो अपने घर वालों से मिलकर इतना खुश हो गई थी कि सब भूल गई थी। जब झटका खाकर गाड़ी रुकी थी, उसके सोचों का तसलसल टूटा था। क्या हुआ बेटा, गाड़ी क्यों रोक दी? मैडम, लगता है गाड़ी में कुछ मसला हुआ है, देखना पड़ेगा। असमारा बेगम ने ड्राइवर से पूछा तो वो नीचे उतरा। इसरा का दिल जोर से धड़का था और आंखों में आंसू आए थे। ये क्या कर रहे हैं फूफो जानी? कुछ करें, हम घर के लिए लेट हो जाएंगे। इसरा ने घबराई हुई आवाज में कहा तो असमारा बेगम ने उसका चेहरा देखा जहाँ खौफ के तासरात थे। बेटा, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? कुछ नहीं होगा, हमने कहा है ना कि हम जरगाम से बात कर लेंगे, आप डरे नहीं। उसका हाथ पकड़ उसे समझाने लगी, तसल्ली देने लगी। नहीं फूफो, कुछ करें प्लीज, जल्दी करें। वो रोती हुई बोली तो असमारा बेगम को तशवीश होने लगी। घर जाकर वो जरगाम से तफसील से बात करने का इरादा रखती थी। यहाँ ही खड़े उन्हें 10 बज चुके थे जब दूसरे ड्राइवर को बुलाया गया और वो इन्हें घर लेकर रवाना हुआ। वो घर पहुंचा था जब आदतन वो पहले असमारा बेगम के कमरे में गया जहाँ असमारा बेगम मौजूद ना थी। उसने मुलाजम से पूछा, हान साहब, वो छोटी बीबी के साथ हान हवेली गई हैं, अभी वापस नहीं आई।
मुलाजिमा वहां से जा चुकी थी जबकि जरगाम हांडादा वहीं खड़ा रहा। स्पार्क चढ़ा लिए दांत पीसते उसने अपनी आंखों को बंद करके खोला था। माता की डगर तनकर साफ पता दे रही थी कि उसका गुस्सा इस वक्त साथ में आसमान पर पहुंचा है। वापसी का कदम उठाता वो कमरे में गया था। ठंडे ठार पानी से फ्रेश होते हुए शर्टलेस साउंड के पास खड़ा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि इस अपने घर वालों से मिले, उसको कैद कर लेना चाहता था कि कबीर हांडादा तरफ पे अपनी बहन से मिलने के लिए, लेकिन इसरा ने ये अच्छा नहीं किया था। उसकी आंखें अपना हुक्म ठहराए जाने की वजह से सूरज लाल हो रही थी। सीरियस लुकाते वो कोच पर बैठा हाथ में लाइटर पकड़े इससे निकलते शोले को बहुत गौर से देखते पूरे इसरार से मुस्कुराया। सर पीछे टकाए आंखें बंद किए वो इंतजार करने लगा, अपने शिकार का इंतजार। वो फिलहाल खामोश था, लेकिन अंदर का तूफान उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा था जो इसरार रगाम हांडादा को ही बर्दाश्त करना था। परसों सुबह फ्लैट है तुर्की की, 2 हफ्तों के लिए जाना है मुझे। वो अचानक उसकी गोद में सर रख गया था जिस पर नरमी की सांसें थम गई थी। वो हैरान नजरों से सांस रोके उसे देख रही थी जब कबीर ने उसका हाथ थामते अपने सर पर रखा था। इशारा साफ था कि उसे सुकून चाहिए। नरमी ने धीमी धीमी सांसें लेते अपने कपकपाता हाथ उसके सर पर रखा, उसके बालों में उंगलियां चलाते उसे सुकून देने लगी। अलबत्ता जिस बात का सदमा उसको सबसे ज्यादा था वो तुर्की जाने की बात थी। क्यों? दिल में तो बहुत सवाल उठे, लेकिन जवाब में सिर्फ एक ही लफ्ज था, काश तुम पूछ लेती अकेले। कबीर ने आंखें खोलकर उसका चेहरा देखा तो वो कंफ्यूज से सर झुका गई। कबीर ने उसका शर्माया चेहरा देखते उड़कर उसके थोड़ी को नरमी से पकड़ा था। अपनी जिंदगी को साथ लेकर जाऊंगा, तुम्हें देखे बिना सांस लेना मुहाल हो जाएगा मेरा, वरना। लहजे में मोहब्बत समोई कहा तो नरमी के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान आई। क्या वाकई उसके लिए इतनी अहम हो गई थी? क्या वाकई उसके लिए दीवाना हुआ जा रहा था जो खुद बरसों से उसका जोग पाली बैठी थी? उसका दिल बढ़ाया था, चेहरा झुकाते उसने खुद पर काबू किया था। उसके हाथ में मोहब्बत से बहुत देते कबीर ने सारी बात उसके गोश्त गुजार की थी, जिस पर नरमी को खुशी हुई थी कि वाकई उसकी सोच हमारे बड़ों से मुख्तलिफ और अच्छी थी। वो यहाँ के बच्चों के मुस्तकबिल के बाबत सोच रहा था। हम आपके साथ हैं और दादा में मान जाएंगे, आप फिक्र ना करें, हम उनसे बात करेंगे और बड़ों की दुआओं के बगैर इतनी दूर जाना अच्छा नहीं होता ना, हम उन्हें मना लेंगे। नरमी ने उसके हाथ पर हाथ रखते तसल्ली दी थी। इस वक्त कबीर मुतमिन होते वापस उसकी गोद में सर डाल गया था। तुम्हें पता है तुम सरापाई मोहब्बत हो। उसके हाथ की लकीरों को गहरी नजरों से देखता बार बार चूम रहा था और फिर एक मोहब्बत भरी नजर उस पर चेहरे पर डाल लेता जिसके चेहरे पर शर्म हया के रंग हसीन लग रहे थे और सफेद रंग गुलाब हो रही थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी नजर उतारने को दिल करता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे होते हैं वो लोग। उसकी आंखों को फिर होंठों पर सजी खूबसूरती मुस्कान और फिर वो स्या बनवर देख रहा था जिसकी थोड़ी पर चमक रहा था। तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं और तुम्हारी आवाज मुझे बेहद पसंद है। तुम्हें देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर, तुम्हारी आंखों को देखकर और इस खूबसूरत दिल को देखकर तुम्हारे सदके जाने को जी चाहता है। उसे नरमी के बर्मन पर बोसा देते हुए संजीदा लहजे में कहा था। उसकी काई सी गहरी आंखों में हमारू तरह देखकर नरमी का रवां रवां कांप उठा था। नरमी को वो कोई दीवाना ही लगा था। जिस तरह वो उसकी जात में मशगूल होते उसकी तारीफ कर रहा था। मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा उस दिन का जब तुम अपनी इस खूबसूरत आवाज में मुझसे इतराफ करोगी। वो इस दिन कोई तुम्हें मेरी मोहब्बत के उमड़ते तूफान से नहीं बचा सकेगा। उसके हाथों को मोहब्बत से सहलाते शौक नजरों से देख रहा था जो हया और शर्म से लाल हो रही थी। पलके रुखसारों पर सजी कांप रही थी। उसके कमरे की हसार बनाते वो अपनी आंखें बंद कर गया था और नरमी सारी रात धीमी सी सांसें बढ़ते उसके सर पर हाथ चलाती रही और दिलो दिमाग सारी रात अपने रब का शुक्र बजा लाता रहा। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे? इसरा का घर में रखा पहला कदम ही डगमगा गया था जब उसने बाहर जरगाम हांडादा की गाड़ी खड़ी देखी थी। बेटा क्या हुआ, आप ठीक है? असमारा बेगम ने इसरा को देखा जिसके चेहरे पर परेशानी व खौफ और आंखें नम थी। जी जी ऊपर जानी, हम ठीक हैं, आप ऊपर जाएं और फिक्र मत करें, जरगाम आपको नहीं डांटेगा और अगर उसने आपको थोड़ा सा भी डांटा तो आप हमें बताइएगा, हम आपके सामने उसके कान खींचेंगे। इसने उसकी बात का कोई खास असर नहीं लिया था क्योंकि जैसे जरगाम हांडादा को वो जानती थी वो तो उसको इसकी हरकत पर कैद करके दूसरा सांस भी नहीं लेने देगा। वो कांपती हुई अंदर वो कांपती हुई कदम ऊपर की तरफ बढ़ा गई थी जहां एक शिकारी उसके शिकार के लिए तड़प रहा था। कब वो आए और कब वो उसकी जान अपनी मुट्ठी में कैद करे। कमरे के बाहर खड़े उसने कई लम्बे गुजर गए थे। हिम्मत करते उसने नाम घुमाया था और दरवाजा खड़ता चला गया। कमरे में खूब अंधेरा था। उसने अंदर कदम रखा और दरवाजा बंद किया। बराबर हाथ मारते वो कमरे को रोशन करने लगी थी कि पीछे से किसी ने उसको अपने हाथ में लिया था। किसी तरह की पूछ उसकी शर्ट लैस सीने से टकराई थी। वो अचानक चीखने के लिए मुंह खोलती कि उसके कान के बिल्कुल करीब उसकी सर्द आवाज इस तरह की जुबान पर कफ लगा गई थी। आवाज ना आए बारबी डॉल, वरना ये आवाज हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। इसरा के रोंगटे खड़े होने करने के लिए जरगाम का सर ठहरा हुआ लहजा ही काफी था। हसार इस कदर तंग था कि इसरा को लगा कि उसकी पसलियां चढ़क जाएंगी। बारबी डॉल का बर्थडे कैसा गुजरा उसके हस्बैंड के बगैर? जरगाम ने उसकी खुशबू में गहरा सांस लेते सुकून अपने अंदर घुलता हुआ महसूस किया था। लेकिन इस चिड़िया की जान वो कैसे बख्श देता जिसने उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी? वो आज अच्छी तरह उसकी जान जानने की, उसकी नाजुक जान की सांसें अपने खौफ से छीन लेने के दर पर हुआ था। माफ कर दे,
इसरा के मुंह से अल्फाज निकलने से इनकार थे। उसका सांस बंद हो रहा था, आंसू गालों पर भिगोते उसके आंचल में जज्ब हो रहे थे, लेकिन जरगाम हादादा को उस पर जरा बराबर भी रहम न आया। उसकी आवाज में इल्तिजा थी कि जरगाम हादादा ने झटके से पलटते उसका चेहरा अपनी ओर किया था। किस बात की माफी जाना? आपको अपने मोड़े की याद आ रही थी ना? उनसे मिलने जाना तो आपका हक था ना? अगर छोड़ की जात गई बाढ़ में। वो सरसा मुस्कुराता हुआ उसकी थोड़ी नरमी से पकड़ते अपने लहजे को हद दर्जे सद कर चुका था कि इस सांस रोकते फटी आंखों से उसका चेहरा देख रही थी। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब इजाजत मिले बगैर ही अपनी ख्वाहिश पूरी की जाए तो कैसा महसूस होता है। उसकी नाक के तिल पर दांत काट चुका था कि इसरा ने शीशा का पीछे होना चाहा था, लेकिन इस पर गिफ्ट साथ करता उसे शादी से थाम गया था। अपने काने अम्मी को देखते वो तन्हा मुस्कुराहट चेहरे पर सजा गया था। इसरा की नाक सुरख हो चुकी थी, उसके दांतों के निशान साफ वादा थे। जब उसे कंधे पर डालते बिस्तर की तरफ बढ़ा था, इसरा की आंखें फटी रह गई थी। जरगाम की सजा का सोचते वो अपने हाथ पैर तेजी से चलाने लगी थी। एक बार हमारी बात सुन ले पापा, प्लीज हमारी बात सुन ले पापा। फौजानी ने हमसे जिद की थी। वो जरगाम से इल्तिजाएं कर रही थी, रोते रोते, लेकिन इस पर कोई असर न पड़ा। जरगाम ने उस नाजुक गुड़िया को एहतियात से बेड पर लटाया था। उस पर छाते इसने इसरा का चेहरा देखा, जिसके चेहरे पर खौफ और डर के मिले जुले तासरा थे। वो खतरनाक हद तक लाल हो चुकी थी, चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। उसका चेहरा देखते जरगाम को दोपहर के लिए उस पर रहम आया था। वो कितनी मासूम और बेवकूफ थी, और अपनी बेवकूफी में ही वो हमेशा उसके कहर का निशाना बनी थी। बहुत हसीन लग रही हो बाबी डाल, यूं खौफ से कंपती हुई, आंसू बहाती हुई और इल्तिजाएं करती हुई, लेकिन तुम जानती हो ना, बेरहम हो, सफाक हो, जाबर हो, फिर क्यों ऐसी हरकतें करती हो कि मैं मजबूर हो जाऊं तुम्हें तकलीफ देने के लिए? बताओ। उसके चेहरे के नकुच को गौर से देखते हुए कह रहा था। उसकी हरी खूबसूरत आंखें जो वाकई ही मसूमी डोल जैसी लगती थी, बिगी हुई हसीन तरीन लग रही थी। आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज हमें माफ कर दें, हम नहीं करेंगे दोबारा, कभी नहीं करेंगे। वो मासूम बेताचा रो रही थी कि जरगाम हां दादा ने उसके बालों में चेहरा छुपाया था और मदोशी से गहरा सांस पड़ते इस तरह अपना सांस रोक गई थी। कई लम्हे गुजरे थे, लेकिन वो सांस नहीं ले सकी और जरगाम पीछे न हटा। जब सांस न लेने की वजह से इसरा के जिस्म को एक झटका लगा था। जरगाम ने चेहरा उठाते उसे देखा था, जो कांप रही थी और सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे सांस नहीं आ रही थी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। जरगाम ने पीछे होते उसका चेहरा थपथपाया था। हे बॉबी डॉल, सांस लो। जरगाम ने पीछे होते तशवीश उसका चेहरा देखा था, जो सांस रोके पड़ी हुई थी। और फिर अचानक दाएं तरफ उसका चेहरा ढका था और वो होश हवास से बेगाना हो चुकी थी। जरगाम ने हैरान होते हुए देखा था, जिसका जिस्म पसीने से छरबूर था। उसका चेहरा थपथपाने लगा था, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिलते उसने इसरा पर से उठते पानी का गिलास थामते उसे चंद छींटे महके तो उसकी पलकों पर चिनबिच हुई। आंखें खोलते उसकी नजरें जरगाम की आंखों से टकराई थी, जिसके चेहरे पर परेशानी के तासरात थे, लेकिन 2 लम्हों में उसने अपने तासरात बदलते चेहरे पर सत महरी सजाई थी। वो सत नजर से झुकाव से देख रहा था, जब इसरा की आंखें डर से फिर से बढ़ गई थी। खामोश, अगर अब एक आंसू भी बाहर आया तो मेरा गला दबाकर यहीं कब्र बना दूंगा, समझी? वो बरहम होता हुआ उस पर से उठा था। ये क्या हुआ था उसे? एक लम्हे के लिए जरगाम की सांस भी रुकी थी। उसे बेहोश देखते, लेकिन जज्बा पर काबू पाकर जरगाम हांडादा को बहुत अच्छी तरह आता था। इस तरह आंसू रोकते वैसी की पड़ी हुई थी। जब जरगाम हांडादा ने बिना पलटे से हुक्म दिया था, उठो, 2 मिनट के अंदर फ्रेश होकर बाहर आ। वो ये बोलने की देर थी कि इसरा उठती वॉशरूम के दरवाजे की तरफ भागी थी, जब जरगाम हांडादा की आवाज पर उसके कदम थमे। अगर 2 मिनट में बाहर नहीं आए तो तीसरा मिनट शुरू होने से पहले मैं अंदर आ जाऊंगा, और मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। अभी थोड़ी देर पहले देख चुकी हो तुम, इंतजार का नतीजा। उसके कहने की देर थी। इसरा ने वॉशरूम में बंद होते गहरे सांस लिए। सुकून तो उसे वॉशरूम में भी नहीं लेने दिया था उसने। 2 मिनट का कहकर उसने इसरा की सांसें अभी भी कैद कर रखी थी। बाहर जरगाम हादादा शदीद इस्तराब का शिकार था। उसका गुस्सा अभी भी कम ना हुआ था, और नादो जान के साथ इतनी बेरहमी करके भी नहीं। ऊपर से उसकी सांसें थमते देखकर जरगाम और पागल हुआ था। वो जानता था वॉशरूम में बंद होकर वो रोएगी और मजीद उसका सांस फूलेगा। तभी 2 मिनट का कहते हुए उसका इंतजार करने लगा, जो बिना चेंज किए दुल्हे मुंह के साथ थी। 2 मिनट में बाहर आ चुकी थी। जरगाम उसे खामोशी से स्टिल देखता रहा। चेंज क्यों नहीं किया तुमने? वो जेबों में हाथ फंसाए उसे देख रहा था, जो अभी तक उससे दूर खड़ी कांप रही थी। आंखें और नाक लाल थी रोने के बाद। तो कपड़े बाहर थे तो 2 मिनट में कैसे करती? उसके बाद जरगाम के माथे के बाल सीधे हुए। वो शदीद खौफजदा हो चुकी थी जरगाम से, जो वो बाहूबी देख सकता था। वार्डरोब खोलते जरगाम ने कपड़े इधर उधर किए, फिर एक आरामदेह सूट निकालते उसके सामने किया। 5 मिनट, जरगाम ने कहते चेंजिंग रूम की तरफ इशारा किया। वो कपड़े लेते 4 मिनट में ही बाहर आई थी कि अब कोई रिस्क लेता वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वो जरगाम हालादा फुल एसी किए बिस्तर पर टांगे टकाए लेटा था। यहाँ आओ, वो बिना उसको देखे सख्त आवाज में बोला था कि इसरा फिर डुबडुबाई आंखों से उसे देखने लगी। शायद उस पर रहम नहीं खाएगा आज, शायद वो वाकई आज उसकी सांसें छीन लेगा। ये सोचते इसरा का नन्हा सा दिल कांपने लगा था। हाँ, हम आइंदा नहीं जाएंगे, आपकी इजाजत के बाद कभी भी बाहर नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे मोड़े से मिलने। हमें माफ कर दें, प्लीज माफ कर दें। वो हिचकियों से रोने लगी थी कि पूरे कमरे में उसके रोने की आवाजें गूंजने लगी। जरगाम ने उसकी इल्तिजा सुनते कड़प से आंखें बांध की थी, जैसे उसका दिल किसी ने दबोच लिया हो। अलबत्ता अभी तक बिस्तर पर ऐसा ही पड़ा था। वो इसके इल्तिजाओं के आगे कमजोर पड़ रहा था।
میں نے کہا یہاں آؤ۔ زرگام نے جملہ پھر سے دہرایا تھا کہ اسرا مزید روتی کپکپاتی اس کے قریب آئے۔ زرگام آنکھیں کھولتے اٹھ کھڑا ہوا، اسے کھینچتے نرمی سے خود کے قریب کرتے اس کے سینے سے لگا گیا تھا۔ اسرا کے آنسوں میں مزید روانی آئی تھی، وہ آنسوں سے رونے لگی تھی اس تمغر کا سینہ ملتے ہی۔ میں جانتا ہوں میں بہت شفاق ہوں، لیکن تمہیں اس زرگام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس لیے عادت ڈالو۔ اور سب سے بڑی بات، میری نافرمانی کرنے سے پہلے خود کو جان سے مار لینا، کیونکہ اگر زندہ بچ گئی تو میں میں اذیت دے دے کر مار ڈالوں گا۔ اس کے برفیلے الفاظ سنتے اسرا کی سانس سوکھ گئی تھی۔ یہ کیسا شخص تھا جو ستم کر کے مسائی بھی کڑا تھا، مستقبل میں کرنے والے ظلم بھی بتا رہا تھا۔ وہ زرگام ہانڈتا تھا، اس کہانی کا ولن۔ وہ رحم کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ رحم دل کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے سینے سے لگا اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتا، یہاں تک کہ اسرا نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ اسے نرمی سے گود میں اٹھاتے، بستر پر لٹاتے، اس پر کمفرٹر دیا تھا اور خود اس کے برابر بیٹھتا۔ تادی اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جس کا منہ حد درجہ لال ہو رہا تھا۔ نیند میں بھی وہ خوف سے بڑبڑا رہا تھی۔ زرگام نے تو کھینچتے اپنے سینے سے لگایا تھا، اس سکون سے آنکھیں بند کی تھی جیسے اس کے جلتے دل پر بھی کسی نے ٹھنڈی ہوا کر دی ہو۔ اس بات سے واقف تھا کہ سکون رب نے اس کے مہر میں ہی رکھا تھا، یعنی اسرا حنزادہ میں، اور کسی اور چیز کی حسد کرنے سے اس کی خود کی قیمتی چیز بھی اسے چھین سکتی تھی۔ لیکن زرگام حنزادہ ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جس کی منزل صرف تباہی تھی۔